दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलटीसी के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 6 हम लेकर आ चुके हैं। हम नदियाँ डिस्कस कर रहे थे और हम 100 में से 100 मार्क्स गेन करेंगे इस क्लासेस के थ्रू। तो दोस्तों हम नदियों में हमने अरब सागरीय तंत्र शुरू किया था। अरब सागरीय तंत्र में लूनी नदी, बनास नदी और साबरमती नदी और माही नदी, इन सबको देख लिया था। इनकी सहायक नदियों को देख लिया था। फिर लूनी नदी को पूरे अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी जवाई फान परियोजना है। फिर माही नदी हमने पढ़ लिया था, लेकिन वापस हम माही नदी से तुरंत निकलेंगे, पर जल्दी से इसको देख लेते हैं। दोस्तों माही नदी जो है हमारी, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं, काटल की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। और दोस्तों इसकी जो इसका जो उद्गम स्थल है वो मेहर झील धार एमपी में है दोस्तों। यानी कि इसका जो उद्गम स्थल है ये हो गया एमपी वाला मेहर झील धार का। और ये राजस्थान में प्रवेश करती है खादू गांव बांसवाड़ा में से, और निकलती कहाँ से, डूंगरपुर की सीमा से। दोस्तों ये गुजरात में जो प्रवेश करती है वो महिसागर से प्रवेश करती है। यानी कि एमपी, राजस्थान और गुजरात तीनों इसकी हो गई। और कहाँ मिल जाती है, खंबात की खाड़ी गुजरात में मिल जाती है। दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं अनास नदी, मोरेन नदी, सोम नदी, जाखम नदी, लाखन नदी, चाप नदी, ईरू नदी। इसी के साथ दोस्तों एक भादर नदी भी है जो गुजरात में है, वो भी इसकी सहायक नदी है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है और इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में 171 किलोमीटर है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी। माही नदी के अलावा कांगो नदी और लिम्पू नदी जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा को भी काटती है, उसको याद करते हैं माँ काली ट्रिक से। तो दोस्तों माही नदी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटती है। कांगो या जामीन नदी भूमध्य रेखा को काटती है और लिम्पू नदी मकर रेखा को काटती है। एक ऐसी नदी है जो उल्टे यू वर्ण का निर्माण करती है, वो कौन सी हो गई, हमारी माही नदी हो गई। राजस्थान की एकमात्र नदी दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में समाप्त हो जाती है, ये राजस्थान, और यहाँ से घुसी यहाँ से निकल गई, तो ये हमारी माही नदी हो गई। सोम माही जाखम पर बेणेश्वर डूंगरपुर माघ पूर्णिमा बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ आदि। बेणेश्वर धाम जो मेला लगता है वो माही नदी पे लगता है। कहाँ लगता है, बेणेश्वर डूंगरपुर में। और माघ पूर्णिमा को लगता है वो 3 नदियों के संगम पे लगता है, माही, सोम, जाखम। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माही नदी को प्राचीन काल में, माही नदी बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था। यदि माही बेसिन में सर्वाधिक महुआ उत्पादित होता है, जो आदिवासियों के लिए महुआ को पुष्प से देसी शराब बनाई जाती है। दोस्तों आदिवासी जो लोग हैं वो महुआ की शराब बनाते हैं। देसी शराब किससे बनाते हैं, महुआ के फूलों से। तो सर्वाधिक महुआ के उत्पादित कहाँ होता है, माही बेसिन में। और दोस्तों माही बेसिन को पुष्प बेसिन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिवासियों के जो द्वारा महुआ के फूल उगाए जाते हैं वो माही बेसिन में ही उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं ईरू नदी, सहायक नदी है ईरू नदी। ईरू नदी माही नदी की सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। ये सबसे पहले, यानी कि जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है तो यहाँ से जो खादू गांव है वहाँ पे ये जो मिलने वाली नदी है ये सबसे पहले ईरू नदी मिलती है। तो राजस्थान जो सबसे पहले माही नदी में मिलती है वो सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, ईरू नदी। माही बजाज सागर परियोजना से पहले मिल जाती है दोस्तों ये। ठीक है, और दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, दूसरी नदी देख लेते हैं हम, अनास नदी। राजस्थान में माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है दोस्तों अनास। देखो सबसे पहले तो ईरू मिल गई और सबसे एंड में मिलेगी अनास नदी। तो राजस्थान में माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली राजस्थान की ये जो नदी है अनास नदी है। आगे बढ़ते हैं। एरन नदी या हरण नदी, एरन नदी और हरण नदी जो अनास नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों ना। तो माही नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं को भी देख लेते हैं दोस्तों। परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी भी नदी पे कोई परियोजना है तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो देख लेते हैं कि माही नदी तंत्र से संबंधित जो परियोजनाएं वो कौन कौन सी है। माही बजाज सागर परियोजना 1 नंबर पे है ना। तो ये देखते हैं, पहले नंबर पे है माही बजाज सागर परियोजना। ये राजस्थान में 45% है और गुजरात का हिस्सा इसमें 55% है। यानी कि 45-55 का रेशियो है। हमने 45% लिया हुआ है और गुजरात का 55% है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर। कितनी लंबाई है, 3109 मीटर। और जमनालाल बजाज के नाम पर इनका नाम रखा गया है। इससे पहले माही बजाज सागर जो कि है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों माही बजाज सागर कहाँ स्थित है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है,
कागदी या कागड़ी पिकअप बांध कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। यानी कि इस पे माही नदी पे कितने बांध है? टोटल 4 बांध है। कौन कौन से? जिसमें से 3 बांध तो हमारे राजस्थान में है और चौथा गुजरात में है। तो पहला कौन सा हो गया हमारा? कागदी पिकअप बांध, जो कि बांसवाड़ा में है। दूसरा होगा माही सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है 3109 मीटर। ये जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण किया गया। फिर जो कि कहाँ है स्थित है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। फिर तीसरा बांध हमारा हो गया कड़ाना बांध दोस्तों। कड़ाना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। तीसरा कड़ाना बांध गुजरात में है और इस पर एक भीखाबाई सागवाड़ा और डूंगरपुर में एक परियोजना चलाई गई है। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना कहाँ चलाई गई है? डूंगरपुर में। ठीक है, तो भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जाखम नदी प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 81 मीटर दोस्तों। ये 81 मीटर है ना। ठीक है, तो दोस्तों जाखम परियोजना कहाँ स्थित है? जाखम नदी प्रतापगढ़ में। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। चौथा नंबर पे है हमारा अनास परियोजना। जाखम परियोजना जाखम नदी पर, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर। ठीक है, अनास परियोजना अनास नदी बांसवाड़ा पे स्थित है। वापस देख लेते हैं, अनास परियोजना कहाँ स्थित है? अनास नदी बांसवाड़ा में। सोम कागदर परियोजना सोम नदी उदयपुर में है और सोम कमलांबा परियोजना सोम नदी डूंगरपुर पे है दोस्तों। देखो, सोम कागदर परियोजना सोम नदी उदयपुर में, सोम कमलांबा परियोजना सोम नदी डूंगरपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाखम नदी देख लेते हैं। जाखम नदी, ठीक है, जाखम नदी का जो उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ जाखम गांव प्रतापगढ़ में होता है। दोस्तों, जाखम नदी का नाम कैसे पड़ा? जाखमिया गांव में ही ये जो नदी है वो भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है प्रतापगढ़ से, और प्रतापगढ़ होते हुए डूंगरपुर पहुंच जाती है बेणेश्वर तक। ठीक है, तो बेणेश्वर में कहाँ मिल जाती है? ये सोम माही जाखम से, और यहाँ पे बेणेश्वर में जो त्रिवेणी संगम है ना, वो त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। ठीक है, अब इस नदी पर ही जाखम नदी पर ही जाखम बांध होगा, तथा जाखम नदी पर ही सीता माता अभ्यारण्य है। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि सीता माता अभ्यारण्य कौन सी नदी पर स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य जाखम नदी पर ही स्थित है दोस्तों। सरमई और करमई 2 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? सरमई करमई। सरमई करमई 2 जाखम नदी की जो नदियाँ हैं वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। और भंवर माता की पहाड़ियाँ से ये निकलती है जाखमिया गांव प्रतापगढ़ से। जाखम बांध इस पर स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य भी इसी नदी पर स्थित है। और ये जाकर कहाँ मिलती है? इसका समापन कहाँ होता है? त्रिवेणी संगम पे, जहाँ पे सोम माही जाखम तीनों नदियाँ मिलती है दोस्तों। ठीक है, वो डूंगरपुर में मिलता है। फिर आगे देखते हैं सोम नदी। सोम नदी कहाँ से निकलती है? सोम नदी निकलती है दोस्तों उदयपुर से। उदयपुर से कहाँ से? बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है सोम नदी। और इस पर जो बांध बना हुआ है सोम कागदर बांध बना हुआ है और सोम कमला अम्बा, 2 बांध है, सोम कागदर बांध और सोम कमला अम्बा बांध। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियाँ है गोमती नदी, टीडी नदी और झुमरी नदी है। और ये उदयपुर और डूंगरपुर में बहती हुई नदी है। उदयपुर में और डूंगरपुर में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ है झुमरी नदी, टीडी नदी, गोमती नदी। कहाँ से इसका उद्गम होता है? बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। समापन का होता है बेणेश्वर धाम में। इस पे 2 बांध है, सोम कागदर बांध और सोम कमला अम्बा बांध। हो गया हमारी सोम नदी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने माही नदी तंत्र को पूरा पढ़ लिया है। अब हम नया तंत्र स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी बनास नदी। दोस्तों पश्चिमी बनास नदी तंत्र को देख लेते हैं। इसका जो उद्गम होता है नया सरवार सिरोही से होता है। ठीक है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नया सरवार सिरोही से। ये सिरोही होते हुए गुजरात तक पहुँच जाती है, जो कच्छ की खाड़ी गुजरात में मिल जाती है दोस्तों। इसकी जो सहायक नदी है वो सीपू नदी है और डीसा शहर गुजरात में। ठीक है, ये सीपू नदी इसकी सहायक नदी है। और पश्चिम बनास परियोजना जो कि सिरोही में स्थित है, इसी नदी के ऊपर है। दोस्तों इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 50 किलोमीटर। यानी कि ये 50 किलोमीटर की ही ओनली इसकी लंबाई है राजस्थान में। साबरमती नदी तंत्र पढ़ लेते हैं अब। पश्चिम बनास के बाद चौथा जो नदी तंत्र है वो साबरमती नदी तंत्र है। राजस्थान से निकलती है परंतु राजस्थान में ही नहीं बहती। ठीक है, ऐसी जो नदी है हमारी ये राजस्थान से ही निकलती है परंतु राजस्थान में नहीं बहती, यानी कि गुजरात तक जाती है। तो इसका देख लो, अपन देख लेते हैं उद्गम स्थल कहाँ है। अरावली की पहाड़ियाँ झाडोल उदयपुर में दोस्तों।
अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? झाड़ोल उदयपुर से। और जाती कहाँ तक है? खंबात की खाड़ी से। दोस्तों झाड़ोल उदयपुर से अरावली की पहाड़ियाँ निकलकर खंबात की खाड़ी तक पहुँच जाती है। उदयपुर, गांधीनगर, अहमदाबाद, इस पे जो तीन इम्पोर्टेंट दो शहर हैं वो गुजरात के हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद, इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और उदयपुर में कितने किलोमीटर है? 28 किलोमीटर। और 320 किलोमीटर ये कहाँ है? यानी कि राजस्थान में जो साबरमती की लंबाई है वो 28 किलोमीटर ही है दोस्तों। और जो गुजरात में इसकी लंबाई है, टोटल तो लंबाई इसकी 320 है, लेकिन राजस्थान में 28 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। जो साबरमती नदी है, इस पर गुजरात के दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़, जो गांधीनगर हो गया और अहमदाबाद हो गया दोस्तों। और कहाँ जाके मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ से निकलती? अरावली की पहाड़ियाँ झाडोल उदयपुर से दोस्तों। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मानसी नदी और वाकल नदी। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है, जो कौन सी नदी पे है? वाकल और मानसी दोनों नदियों पर। और देवास जल सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में पूछा जाता है कि मानसी वाकल परियोजना जिसके तहत जो सुरंग बनाई गई है उसकी लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग परियोजना, जल सुरंग परियोजना कौन सी है? मानसी वाकल परियोजना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसकी सेई नदी जान लेते हैं। सेई नदी दोस्तों, सेई नदी सहायक नदी है किसकी? मानसी वाकल की। ठीक है, इस पर सेई परियोजना उदयपुर में बनाई गई है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है, जवाई नदी पर। पानी की आवक बनाए रखता है किसमें? सेई नदी में पानी की आवक कौन बनाए रखता है? जवाई बांध, क्योंकि जवाई बांध जो सुमेरपुर पाली में है वहाँ जवाई बांध में जो पानी जाना है, यानी जवाई बांध में जो पानी की आवक बनाए रखना है, वो कौन सी नदी है? सेई नदी। और सेई परियोजना से जवाई बांध पाली जवाई नदी पर जो है उसमें पानी की आवक बनाए रखना होता है। यानी कि सेई नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है? जवाई बांध सुमेरपुर पाली वाला जो जवाई नदी पर स्थित है उसमें पानी की आवक बनाए रखना है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र पढ़ लेते हैं हम। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र अब तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? आंतरिक, अरब सागरीय, अब आ गया हमारा बंगाल की खाड़ी, लास्ट है। ठीक है, वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जाती है दोस्तों। ये हमने पढ़ा था कि वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में लेके जाती है, वो कौन सी? अरब सागरीय तंत्र वाली। अब बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, उनसे बंगाल की खाड़ी तंत्र बोल दिया दोस्तों। तो इसका कुल अपवाह तंत्र कितना है? 24% दोस्तों। 60% हमारा किसका था? आंतरिक प्रवाह का। 60% हमारा आंतरिक प्रवाह का था, 16% हमारा अरब सागरीय, और 24% हमारा किसका है? ये बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ बंगाल खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत है दोस्तों। जो राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ हैं, यानी कि राजस्थान की सारी नदियाँ किस नदी तंत्र के अंतर्गत आती है? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को। ये बंगाल की खाड़ी जो नदी तंत्र है, ये दो प्रकार की, इसमें दो बड़ी बड़ी नदियां हैं। एक तो चंबल नदी और एक बाणगंगा नदी या गंभीर नदी दोस्तों। जो चंबल है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास, ये सबसे बड़ी सहायक है। फिर बामनी हो गई, कुराल हो गई, सीप हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई और शिप्रा नदी हो गई। काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी है? परवन और आहो। निमाज भी होती है ना, निमाज, परवन, आहो और निमाज। और कुराल की है मेज। ठीक है, बनास की है बेडच, मिनार, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल। ये सारी जो नदियां हैं वो बनास की सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो ये हमें सहायक नदियां याद होना ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बाणगंगा नदी को। बाणगंगा नदी, इसे अर्जुन की गंगा, रोनित नदी, ताला नदी आदि कहते हैं दोस्तों। महाभारत कालीन अवशेष जो मिले हैं, इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले उद्गम स्थल जो है बाणगंगा नदी का, वो कहाँ है? विराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से दोस्तों। तो ये जो विराट की पहाड़ी जोधपुर से ये नदी निकलती है, जयपुर होते हुए दौसा, दौसा से होकर भरतपुर, भरतपुर से होकर ये आगरा, यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? आगरा, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, तो इस पर कौन कौन से बांध है? देखो इस नदी पर, यानी कि बाणगंगा नदी पर विराट सभ्यता जो कि लोहे युगीन सभ्यता है वो मिलती है। गंभीरी नदी पर अजान बांध बनाया गया है भरतपुर में, जहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति किया जाती है दोस्तों। घना पक्षी जो हमारा अभ्यारण्य है,
केवलादेव घना पक्षी वो कौन से अजान बांध पे स्थित है? ये भरतपुर में है। भरतपुर भी हो गया हमारा। गंभीरी नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। विराट सभ्यता, लोही युगीन सभ्यता जो है वो इस नदी के किनारे है और इसका उद्गम होता है विराट की पहाड़ियों से दोस्तों। इसमें विराट नगर यानी कि विराट का जो प्राचीन नाम है वहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विराट सभ्यता, अब विराट सभ्यता को यही देख लेते हैं कि यहाँ पे भाभू का शिलालेख मिला है जिसमें सम्राट अशोक के मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, शंख लिपि मिली है, बौद्ध धर्म मिला है और बौद्ध स्तूप मिला है, ठीक है दोस्तों। और चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु चंबवती नदी है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। यानी कि तीनों राज्यों में बहती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान की कामधेनु और चंबवती नदी को चंबल नदी कहा जाता है दोस्तों। अब इसको देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक बहती है दोस्तों। जो इसका उद्गम स्थल है ना, ठीक है, ओके, इट्स नाइस नाउ। ओके, जाना पाओ कि जो पहाड़ी है वहाँ से एमपी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल और कहाँ पे जाके मिल जाती है? यमुना नदी मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है दोस्तों। ये राजस्थान को कितना कवर करती है और एमपी को कितना कवर करती है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? यहाँ से 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। और राजस्थान से निकलती कहाँ से है? धौलपुर से निकलते हुए निकल जाती है। राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 241 किलोमीटर दोस्तों। और जो जाना पाओ की पहाड़ियों से निकल के राजस्थान में प्रवेश कर गई 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, फिर ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन सबको जो कवर करते हुए कहाँ तक हो जाती है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर को कवर करते हुए यमुना नदी की मुरादगंज इटावा तक पहुंच जाती है दोस्तों। इस पर जो बांध है वो भी देख लेते हैं। कोटा बैराज बांध जो पेयजल सिंचाई परियोजना के लिए है, ये कहाँ पे स्थित है? कोटा में। जवाई सागर बांध जो कि बोरावस कोटा में है, इस पर जल विद्युत यानी कि यहाँ पे बिजली उत्पादित की जाती है और 99 मेगावाट की है। तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध, रावतपाटा चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर जल विद्युत है 172 मेगावाट, जल विद्युत की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। चूलिया जलप्रपात के बाद तल में स्थित है ये दोस्तों। और चौथा बांध है गांधी सागर बांध, ये मंदसौर एमपी में है। जल विद्युत यहाँ से 115 मेगावाट उत्पादित होता है दोस्तों। यानी कि आपको पता लग गया है कि चंबल नदी पे 4 बांध है। कौन कौन से? कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों हमारे राजस्थान में है। चौथा है गांधी सागर बांध, ये हमारे गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर जल विद्युत है 115 मेगावाट, यानी कि गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर में, वहाँ पर जल विद्युत है 115 मेगावाट। राणा सागर प्रताप बांध है, यहाँ से जल विद्युत उत्पादित होती है 172 मेगावाट। ये रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जल विद्युत की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। और चूलिया जलप्रपात के तल में स्थित है ये बांध, ठीक है। और चौथा है जवाहर सागर बांध, यहाँ पर 99 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। ये बोरावस कोटा में है। और कोटा बैराज है, इसका सिर्फ उपयोग पेयजल और सिंचाई में किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुल लंबाई देख लेते हैं। कुल लंबाई कितनी है इस नदी की? 966 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 135 किलोमीटर है। और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है 241 किलोमीटर की दोस्तों। जो ये चंबल नदी है ये एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे चलती है। और कितनी चलती है? 241 किलोमीटर तक, ठीक है दोस्तों। यानी कि राजस्थान और एमपी की कितनी सीमा बनाती है? ये 241 किलोमीटर सीमा बनाती है। चंबल नदी बूंदी की दक्षिणी सीमा पर, कोटा पर, कोटा सवाई माधोपुर पर, बूंदी चित्तौड़गढ़ पर सीमा बनाती है दोस्तों। ये सीमाओं की गणना हो गई। चंबल नदी बूंदी नदी की दक्षिणी सीमा बनाती है, बूंदी कोटा की बनाती है, कोटा सवाई माधोपुर की, बूंदी चित्तौड़गढ़ की सीमा बनाती है। अब चंबल नदी की विशेषताएं देख लेते हैं। चंबल नदी की विशेषता है कि चंबल नदी राजस्थान की एक नित्यवाही नदी है, यानी कि साल भर बहती है। नित्यवाही का मतलब होता है साल भर बहती है नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसकी 966 टोटल लंबाई है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में जो सतही जल है, जल की उपलब्धता है और जल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। ये ऐसी नदी है जो राजस्थान में पूरे साल भर बहती है। और राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता और जल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि सब पूरे साल भर इसमें पानी की आवक रहती है। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये देखो इतनी लंबी है। और राजस्थान में जो है
ये 12 मासी नदी है दोस्तों। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भी स्थित है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि चूलिया जलप्रपात के नीचे जो नदी है वो चंबल नदी है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। वो कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन और बीहड़ उत्पाद स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यानी कि जो चंबल नदी है हमारी, वो क्या करती है? सबसे ज़्यादा अपवर्तन कर देती है, बीहड़ बनाती है, उत्कात स्थलाकृति बनाती है। ठीक है। और नवीन जलोढ़ मृदा खादर का विस्तार इसी नदी बेसिन तंत्र में है दोस्तों। चंबल नदी बेसिन में नवीन जलोढ़ मृदा खादर का विस्तार भी यही नदी करती है। चंबल नदी हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है दोस्तों। ठीक है। चंबल नदी से स्थित परियोजनाएं देख लेते हैं। हाड़ौती में ही स्थित जो नदी है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी सबसे है। चंबल नदी से संबंधित परियोजनाएं हैं चंबल नदी घाटी परियोजना, ये चंबल नदी है। ठीक है। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान में इसका 50% हिस्सा है और मध्य प्रदेश में इसका 50% हिस्सा है। 4 बांधों का इस पर निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी बनास जो कि बाई ओर स्थित है और पूर्वी जो कि दाई ओर स्थित है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? पश्चिम बनास, पश्चिम वाली से जो इसकी सहायक नदी है वो बामनी नदी, इसे ब्रह्माणी नदी भी कहते हैं, कुराल नदी और बनास नदी हो गया। दूसरे नंबर पर है पार्वती, कुनार, काली सिंध और सीप नदी दोस्तों हमारी सहायक नदियाँ हो चुकी है। हमने पश्चिम बाई ओर से पढ़ ली है, पूर्वी दाई ओर से भी पढ़ ली है। यानी कि पश्चिम वाली हमारी बामनी, ब्रह्माणी, कुराल, बनास ये है। पार्वती, कुनार, काली सिंध, सीप कहाँ से है? पूर्व और दाई ओर से। तो हम देख लेते हैं इसका जो नदी तंत्र है दोस्तों। ये जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसमें 84 चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ जो बांध है वो यहाँ पे स्थित है बामनी नदी पर। हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़ में और चित्तौड़ की बॉर्डर पे। तो बैसलाना जो कोटा में स्थित है दोस्तों। कुराल नदी जो ऊपरमाल चित्तौड़ में स्थित है, ये इसकी सहायक नदी है। जो चित्तौड़, बूंदी और कोटा तीनों राज्यों से बहती हुई आती है कुराल नदी। और मेज नदी कुराल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी टोटल ये है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बामनी नदी या ब्रह्माणी नदी देख लेते हैं। बामनी नदी जो कि चंबल की सहायक है, ये राजस्थान की ओर से चंबल नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है दोस्तों। बामनी व चंबल नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग स्थित है। राजस्थान की ओर से चंबल नदी में सबसे पहले कौन से वाली नदी मिलती है? ब्रह्माणी नदी। माही नदी में कौन सी नदी मिलती है? ईरू नदी। और एंड में कौन सी मिलती थी? अनास नदी। जो ब्रह्माणी नदी है ये चंबल की सबसे पहले मिलने वाली नदी है। ठीक है। चंबल की सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी होगी? ब्रह्माणी नदी हो गई। और संगम पर चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़ दुर्ग में जल दुर्ग स्थित है दोस्तों। बामनी और चंबल नदी के संगम पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन सी नदी के संगम पर है? बामनी नदी और चंबल नदी के। दूसरा कुराल नदी देख लेते हैं। कुराल नदी क्या है? ये राजस्थान की ओर से चंबल में मिलने वाली दूसरी नदी है। पहले नंबर पे बनास या बामनी ब्रह्माणी मिल जाती है, दूसरे पे कुराल नदी मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। बनास नदी तंत्र को देख लेते हैं। ये बनास भी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बनास सहायक नदी है चंबल नदी की। इसे वन की आशा, ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। बनास सिर्फ राजस्थान में बहती है, इसलिए ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 480 और 512 किलोमीटर। ठीक है। बनास बेसिन में लाल पीली मिट्टी भूरी मृदा का विस्तार है। ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसमें अभी बहुत पेजेस बाकी हैं। हमें ये बाकी चीज़ें कल डिस्कस करनी चाहिए, तो हम कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।